गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आदित्य? ठीक हो? आदित्य, प्रताप, पंकज दिखाई नहीं पड़ रहा। अच्छा हाँ, कल कुछ टोपी भी लगा के आए थे क्या तुम? कुछ सर्वे था कि कल तुम्हारे? टोपी, मफलर? अच्छा, दूसरा पहने हुए थे, कुछ तो था। श्रुति आ गई ना? हाँ, ठीक है। और भी लोग हैं आज क्लास में। वैसे क्लास में संख्या बहुत ज्यादा है ना? बट ये जो ऑनलाइन है ना, मतलब ये कुछ उसका खेल है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, बट लोगों को लगता है कि नहीं ठीक है, हम घर में बैठ के देख सकते हैं। अच्छी बात है, सब लोग घर में बैठ के एंजॉय करें। कोई मैच वगैरह भी चल रहा है क्या आजकल? कई बार ऐसा होता है ना, स्टूडेंट एक तरफ क्लासेस चल रही है, एक तरफ मैच चल रहा होता है, ठीक है, बीच में चाय कॉफी वगैरह, है ना? तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, हाँ, आपने तो घर में लिबर्टी है, यहाँ तो सुनना ही पड़ेगा। तो एक दो दिनों के बाद मैं शेयर करूंगा आपसे अनुभव कि यदि आप जैसे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स की मजबूरी है, बहुत डिस्टेंट एरिया में है, घर छोड़ के नहीं आ सकता वो, या वर्किंग है, ठीक है, उनकी बात तो अलग है, मतलब उन्हें तो करना है और वो सीरियस भी होते हैं उस हिसाब से। पर जिनके पास चॉइस है ना, जो दोनों चॉइस लेते हैं, मतलब हमने हमेशा देखा है ना, विकल्प में जब जैसे आप चॉइस लेके चलेंगे ना, जैसे आप अच्छा ठीक है, ये नहीं होगा तो मेरा ये होगा, ये नहीं होगा तो मेरा ये होगा, ये तो हो जाएगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन एक ही रखना पड़ता है कि वो गए, अब हम ये नहीं होगा तो मुझे ये करना ही करना है, इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प। वो जहां विकल्प आता है, मन में एक सुरक्षा का भाव, और फिर वो अपना काम कर देता है, पता नहीं चलता है। हर स्टूडेंट एक स्टेज पे रियलाइज करता है, वो अभी स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं, बट जब उम्र बीतती है तो रियलाइज करता है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार मतलब संस्था की तरफ से, अपनी तरफ से भी कह दूं कि जो लोग इस शहर में हैं वो लोग कम से कम, सर्दियां सबके लिए हैं, बट क्लास में आप आ सकते हैं तो आइए, ठीक है। थोड़ा हमें भी मजा आएगा, है ना? वरना इस ऑफलाइन का क्या मतलब है, ऑनलाइन क्लासेस ही ठीक थी फिर तो। दूसरा ऑप्शन ये भी हम विचार कर रहे हैं, बात करेंगे एक बार हम, कि जिन्होंने ऑफलाइन में लिया है दिल्ली शहर में, देखता हूँ एक बार मैं, है ना, क्या उनकी ऑनलाइन एक्सेस बंद की जा सकती है क्या? झूठ ही बोल दो हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट किडिंग, है ना? आप जहां भी रहिए सीरियसली क्लास करिए, कंसिस्टेंट रहिएगा। क्लास में आने का एक अलग एनर्जी होता है, आपसे हमें और मुझसे आपको, दोनों हम लोग एक दूसरे को, ठीक है ना, क्योंकि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स, मुझे पता है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पे। कल हम लोगों ने बहुत जनरल और बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। हमने कहा था ना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत सारे स्टेशन आपको क्रॉस कर रहे हैं, है ना? तो स्टेशन पे ट्रेन लग गई थी, अनाउंसमेंट शुरू हो गए थे कल, है ना? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, है ना, कश्मीर से चलकर कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है ना? तो बहुत बेसिक सी बात, जैसे हमने कहा था कि जुनून, तो जुनून वो बस अब दिखने वाली बात और फील करने वाली बात है। जैसे हमने कहा, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इससे पता चल जाता है कि जुनून कितना है ना? हमने उनको अलग कर दिया जिनकी मजबूरी है, कोई बीमार हो या किसी और रीजन से, मतलब शिफ्टिंग प्रोसेस में हो, मतलब बट जो कंफर्ट तरीके से मतलब आसपास हैं, चलो 10 बजे मैं ट्यून करूंगा, एक बार देखूंगा मैं क्या चल रहा है आज क्लास में, है ना, ठीक है, उनके लिए खास करके मैसेज है ना? और तो डेडिकेशन की हमने बात की थी, छोटी छोटी बातों से डेडिकेशन की बात उभर कर सामने आती है। दूसरा, कल जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा था बस डिफरेंट यही है आपके दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और आपके एकेडमिक से, कि इसका सिलेबस है, बट हमेशा रखिएगा वो सबके लिए है और आप ही के लेवल पे लोग हैं, ठीक है। दूसरी बात हमने बताई थी, ये कभी मिस नहीं करना, मतलब आप जहां पढ़ते हो ना वहां लिख देना, ठीक है सिलेबस तो है इसका, तो ये तो क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 जो मैंने कल आपसे कहा था, है ना, इसके बाद हम लोगों ने एक 5 सूत्री फॉर्मूला की बात की थी आपसे। तैयारी करनी है चाहे कोई भी विषय इसमें हो, तो हमें ये ध्यान रखना है। सिलेबस, सोर्स वगैरह के बारे में मैंने बताया था आपको, है ना? यानी जो हम पढ़ते हैं पिछले क्लास में, कुछ भी पढ़ते हैं हम, कुछ भी बात करते हैं हम, हमारे पास वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए।
और जब हम चीज़ों को कंसोलिडेट करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप डे बाय डे बढ़ना, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और थोड़ा आपको ये भी बताया था कि पीटी और मेंस इंटरव्यू में क्या चल रहा है, मतलब स्कोर, और उसमें हिस्ट्री कहाँ है, पीटी के सिलेबस में हिस्ट्री क्या है, कैसा है, और मेंस के सिलेबस में हिस्ट्री क्या और कैसा है। इन सब बातों पे बात करने के बाद हम मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में, जो मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहे हैं ये भी मैंने बताया था आपको, बहुत सारे विषयों पे ये बेस का काम, और आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। शुरू के 2-3 क्लास में थोड़ी कठिनाई होती है, उसका रीजन ये है कि कुछ पुरानी पुरानी बातें चलती है, तो वो कहानी मैं बताता रहूंगा, कठिनाई होगी नहीं आपको। यहां से मैं आर्ट शुरू कर रहा हूं ना, यहीं पे मेडिवल इंडिया को मैं एंड करूंगा। दोबारा जब अभी इसके बाद एंशिएंट पढ़ाऊंगा, फिर मैं मेडिवल पढ़ाऊंगा, तो जहां से स्टार्ट होगी क्लास की ना, यहीं पे ला करके एंड, और भी कई सारी बातें इसमें बताऊंगा, मैं ऐड करूंगा आपको, बट यहीं पे क्लास आके एग्जैक्ट एंड होगी जहां मैं आज स्टार्ट कर रहा हूं। यूरोपियन कंपनियों पे और 18वीं सदी में भारतीय राज्य पे ही क्लास आकर के एंड होगी मेडिवल की। ठीक है। अब आज के एजेंडे में हमारा क्या था, आज के एजेंडे में हमारा पहला था यूरोपियन कंपनियां। हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है हमारा, ब्रिटिश विस्तार। ठीक है। और क्या नाम है आपका, प्रीतिमा, ओके, रितिमा, निकालो बाहर। हमने कहा था आज हम बात करेंगे कि यूरोपियन कंपनियां भारत क्यों आ रही हैं, और 18वीं सदी में भारतीय राज्य। ये दोनों टॉपिक बेसिकली मुगल इंडिया का है। इसकी ना पूरी जड़ें, बहुत सारे घटनाक्रम मुगल इंडिया में, इसलिए हमने कहा कि इन दोनों टॉपिक पे दोबारा मैं एक जो होता है ना कायदे वाला पेन डाउन, ठीक से लिखाना, वो करूंगा मैं मुगल इंडिया में ही। बट इसको अभी मैं समझाऊंगा भी और कुछ कुछ बातें लिखाऊंगा भी आपको, जिससे एक सहजता बनी रहे आपकी। ठीक है। ये दोहराव भी होगा इस टॉपिक का। ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि यूरोपियंस कंपनियां भारत क्यों आ रही हैं, थोड़ा बहुत हम सबको आइडिया है ही यूरोप के बारे में। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारा ब्रिटेन यानी यूके है, और ये हमारा फ्रांस है। बस ऐसे अज्यूम कर लेना आप, इसमें कुछ और खास बात नहीं है। ये स्पेन है, ये पुर्तगीज है, ये इटली है, ऐसे हमने मान लिया। मोटे तौर पे केवल सुनना है आपका, है ना, पश्चिम यूरोप का इलाका है। ठीक है। पश्चिम यूरोप, मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप, तो इसमें आप देखोगे बहुत सारे यूरोप के अंदर राष्ट्र हैं। बट ये सब नाम तो प्रायः नॉर्मली वैसे भी सुने हुए हैं हमारे, है ना, कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, कुछ ऐसा ही इसका जोग्राफिकल पोजीशन, लोकेशन है जब यूरोप के मैप पे आप देखोगे तो। ठीक है। किताब के अंदर ना नॉर्मली मैप हर एक चैप्टर में होता ही होता है। जब आप पढ़ोगे ना किताब, जैसे किताब मैंने रिकमेंड की थी आपको, तो उसमें मैप रहता ही रहता है, तो एक नज़र उस पर हमेशा रखनी है आपको। और सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि एक एटलस ले लेंगे। कुछ रिकमेंडेड एटलस हो ज्योग्राफी वाले सर की तरफ से तो मुझे बताइए, कोई कौन सा। ब्लैक स्वान का एटलस, ऑक्सफोर्ड और ब्लैक स्वान, दोनों में से कोई भी एटलस एक ले लीजिएगा। एटलस को भी हमेशा अपने बैग में रखिएगा, उसकी बड़ी उपयोगिता है इस पूरी तैयारी में एटलस की, बहुत ज़्यादा। ठीक है। मतलब इसलिए हमने पूछा कि भाई बहुत सारे एटलस हैं, बट ज्योग्राफी वाले सर जो रिकमेंड करते हो वो ले लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आगे भी काम आने हैं आपके, है ना। अब जैसे बात चली यूरोप की, चलो एक बार ऐसे ही देखते हैं, कैसे देखना उससे मतलब नहीं, जरा देखते हैं यूरोप का मैप, पॉलिटिकल मैप या फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में कौन कहाँ सा देश, ऐसे ही। ठीक है। तो ये है, होता क्या है इस वाले इलाके में, 14वीं से 16वीं सदी, सदी का मतलब जानते हैं ना, 100 साल, सदी या शताब्दी, 100 साल, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग अभी 21वीं सदी में हैं। ठीक है। 2000 से लेकर के 2099 तक 21वीं सदी है हमारा।
अच्छा, अभी 2000 से 2050 के 2050 से पहले हैं हम, तो इसे हम क्या कहते हैं, 21वीं सदी के पूर्वार्ध में हैं हम लोग। 50 के बाद उत्तरार्ध। किताबों में, हिस्ट्री की किताबों में ये शब्द आपको खूब मिलेंगे और क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। पूर्वार्ध, उत्तरार्ध, सदी या शताब्दी, शताब्दी। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को ना? तो 14वीं से 16वीं सदी के बीच पश्चिम यूरोप में एक नई प्रकार की चेतना, एक नए किस्म का सोच ग्रेजुअली उभरने लगा। उसके बहुत सारे कारण थे, उसमें हमें जाना नहीं है। और वो सोच क्या थी कि भाई मानव का जीवन सुखमय होना चाहिए। वो सोच क्या थी कि भाई किसी भी बात को मानने से पहले उसका एक तार्किक परीक्षण जरूरी है। तर्क के आधार पर सत्य को जानने की कोशिश करना। वो सोच क्या थी कि भाई ठीक है, थोड़ा हिम्मत करें, साहस करें और देखें दुनिया के बारे में, जाने दुनिया के बारे में। इसको किताब वगैरह में पढ़ोगे कभी, या आपने सुना होगा जरूर, 10वीं तक तो सबने सुना ही है थोड़ा बहुत। पुनर्जागरण एक वर्ड आता है, रिनेसा। रिनेसा एक शब्द है जो बहुत पॉपुलर है। आज का जो पूरा विश्व है, भारत है, दुनिया में जो बदलाव सब हो रहे हैं, उन सब की जड़ इसी परिवर्तन में मानी जाती है। ठीक है, तो रिनेसा क्या थी? एक प्रकार की सोच थी। उसी क्रम में क्या हुआ, कई कारणों से एशिया में भी उथल पुथल होती रहती थी। ठीक है, एशिया का भी एक बार मैप आप देख सकते हो। ऐसे ही एशिया में भी उथल पुथल होती रहती थी, है ना? तो कई कारणों से एशिया में एक ऑटोमन तुर्कों की सत्ता बहुत मजबूत हो गई। ठीक है, और मजबूत होने से क्या हुआ, भारत के साथ जो यूरोप का व्यापार होता था उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट तुर्की के इस राज्य को मिलने लगा। उसको ऑटोमन एम्पायर, उस्मानिया सल्तनत, उस्मानिया वंश, बहुत सारे नाम से जानते हैं। विश्व इतिहास में सब आएगा जहां हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि भारत का इतिहास यूरोपीय इतिहास से कनेक्टेड और ब्रिटेन से कनेक्टेड है, इसलिए हमें उसको लिंक करना है पहले। और इटली वाले को भी खूब फायदा होता था उस व्यापार में, क्योंकि तुर्की वाले इटली से व्यापार करते थे, इटली पूरे यूरोप में छाया हुआ था। तो पश्चिम यूरोप में चूंकि कई कारणों से बदलाव आ रहा था, तो लोगों को ऐसा लगता था कि हम एक नए मार्ग से, पीछे बहुत सारे कारण थे, उन्हें लगता था कि हम नए मार्ग से भारत पहुंच सकते। खेल भारत का ही है इसमें भी। भारत इतना महत्व रखता था यूरोप में उस समय कि हम एक नए मार्ग से भारत पहुंच सकते हैं। जस्ट ऐसे मान लीजिएगा कि ये आपका अफ्रीका का इलाका है, केवल मान लेना आपको। ठीक है, और आप ये मान लीजिए कि ये आपका भारत है। हिंद महासागर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही होगा सभी को, मान लेना, होना भी चाहिए वो। ठीक है, हो जाएगा। वैसे यहाँ अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, इधर श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया वगैरह के देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, ऐसे होते हुए फिर हम यूरोप की तरफ जाते हैं ना। मैप पे एक नजर आप ऐसे रखिएगा। इसी क्रम में क्या होता है, चूंकि व्यापार में मुनाफा अधिक हो सकता है, तुर्की जो है व्यापार करने दे नहीं रहा ठीक से, पश्चिम यूरोप में बदलाव चल रहा था, बहुत सारी बातें हो रही थी। उसी क्रम में पुर्तगाल से वास्को डिगामा नामक एक शख्स जो है ऐसे अफ्रीका का चक्कर लगा करके कालीकट पहुंचता है। नाम तो सबने सुना होगा वास्को डिगामा का। यस, वास्को डिगामा ने भारत को खोजा था। ये घटना है 1498 की। 1498 यानी पूरी तरह से मध्यकाल वाली बात है, इसलिए हमने कहा ये टॉपिक मध्यकाल में पूरी तरह से है। मध्यकाल के साथ साथ ये मॉडर्न एरा में भी कनेक्ट हो जाता है। पहुंच गया, और यहां से भारत अपनी जगह है। कहते हैं ना वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, भारत अपनी जगह ही था। एक नए मार्ग से भारत पहुंच रहा है वो, और यहां से मसाले और कुछ कपड़े वगैरह लेकर गया और खूब मुनाफा कमाया उसने इटली में बेचकर। फिर उसके बाद तुरंत दूसरे अभियान पे भी आ गया वो। प्रॉफिट हुआ तो पुर्तगाल की सरकार ने भी अपने व्यापारियों को सपोर्ट करना, कंपनी बनाई और सपोर्ट करना शुरू किया।
वहां सरकार को भी पैसे चाहिए था, तो उसने भी सपोर्ट करना शुरू किया कि भाई मुझे भी पैसे दो, मैं सेना से हथियार से सपोर्ट करूंगा तुम्हें। तो सरकार और व्यापारी दोनों मिलकर के देखते देखते में क्या हुआ, चूंकि 1498 का वाकया है, 1500 यानी 16वीं सदी आ गई। देखते देखते पुर्तगालियों ने गोवा 1510 में, मतलब वर्ष वगैरह में बिल्कुल अभी नहीं जाना है, आप कुछ भी नहीं, आपने कहानी बनानी है, ठीक है ना, वो सब फिट कर दूंगा मैं, केवल कहानी बनानी है। उसके बाद गोवा, दमन, दीव, इधर हुगली, सतगांव, चटगांव, इन सब इलाकों में पुर्तगालियों ने धीरे धीरे अपने बेस बनाने शुरू किए। अब जो समुद्री रास्ते से आएगा, ऑब्वियस है नौसैनिक रूप से वो बेहतर होगा, तो सीमावर्ती इलाकों में एकदम बेस बनाएंगे। अच्छा, बेस ऐसे नहीं बनाएंगे जो वहां की सरकार, चाहे जिसकी सरकार हो, XYZ ABC, मान लो महाराष्ट्र में है तो भाई वहां ठाकरे साहब से पूछेंगे पुर्तगाली, आज तो ठाकरे साहब से ही पूछेंगे ना। उस समय बीजापुर के पास था गोवा, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो छोड़ देते हैं, बीजापुर कौन था, आदिल शाही राज्य कौन था, अभी उसको फॉरगेट। फिलहाल मान ले उन्होंने उस समय उद्धव ठाकरे से उन्होंने परमिशन ले ली कि भाई हमें यहाँ केंद्र बनाने हैं। गुजरात पहुंच गए तो वहां इतने सीएम बदल गए कि नाम ही ध्यान नहीं रहता है, ठीक है, सीएम इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कई बार पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। जो भी हो, पटेल साहब हैं, ठीक है, राजनीति का ध्यान इतना भाई किसी पटेल को बनाया गया वहां पे, है ना, पटेल साहब को वहां दे दिया गया, भाई उससे अनुमति ले ली। ऐसे करके सीमावर्ती इलाकों में बंगाल पहुंच गया तो ममता दीदी से अनुमति ले ली, जिसकी सरकार रहती उससे अनुमति भाई हमें। अब क्या था, क्योंकि इन्हें व्यापार करना था, व्यापार मतलब क्या, मसाले खरीदने थे, कपड़े लेने थे, मेन गोल इनका ये था, और यूरोप में बेच के मुनाफा कमाना था। क्योंकि नौसैनिक रूप से मजबूत थे ये, हथियार वगैरह उन्नत थे इनके पास, बंदूक और तोपें थी। भारतीय व्यापारी जो हिंद महासागर में या बंगाल अरब सागर वगैरह में व्यापार करते थे, तो उनसे ये दादागिरी टैक्स वसूलते थे। दादागिरी टैक्स समझ सकते हैं ना आप लोग, दादागिरी टैक्स यानी धमकाना, भाई तू करेगा तो इतना मुझे देगा। उसको एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया, कार्टेज। हमने कहा काम काम की बातें मैं आपको पेन डाउन कराऊंगा, अभी केवल अभी सुनेंगे आप। वो अनुमति पत्र होता था एक तरह का, ठीक है भाई मैं यहां से माल लेकर के मैं इथोपिया जा रहा हूं, अफ्रीका जा रहा हूं, चल भाई ये तेरा पत्र हो गया, इतने पैसे तू जमा करा दे। एक सेकंड, बहुत देर से मेरी तरफ देख रहा था, ठीक है, गॉट इट, बात समझ में आ गई सभी को। ऐसे करके इनका दबदबा चलता रहा, खूब मुनाफा। अब यूरोप में क्या था, जैसे हॉलैंड है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, वहां की सरकार, व्यापारी भी, चूंकि पुर्तगालियों ने दबदबा बना रखा है, उनके बीच में तनाव है, टकराव है। हॉलैंड ने चुनौती दी और पुर्तगालियों को कुछ लड़ाइयों में हराया। धीरे धीरे क्या हुआ, या पहले तो क्या था कि पुर्तगालियों की मदद से हॉलैंड ने, ब्रिटेन ने, सबने इस वाले इलाके में प्रवेश करना शुरू किया। पहले हॉलैंड ने पुर्तगालियों की सत्ता को चुनौती दी, फिर ब्रिटेन ने चुनौती दी, फिर फ्रांस ने चुनौती दी। कुल मिलाकर के 17वीं सदी तक आते आते पुर्तगाली कमजोर पड़ गए। उनके कुछ व्यापारिक केंद्र हैं, भारत में हैं, श्रीलंका में हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, बट वो कमजोर पड़ गए। हॉलैंड धीरे धीरे मजबूत हुआ, हॉलैंड को ब्रिटेन ने धक्का मारा तो हॉलैंड भी कमजोर पड़ा, फिर फ्रांस उभरा। ऐसे करके ना एशिया से व्यापार में, अफ्रीका से व्यापार में, अफ्रीका की भी बात नहीं कर रहे हैं बट मैं जस्ट एक सेंस दे रहा हूं आपको, मैं अमेरिका से व्यापार में, यूरोपीय देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी कि कौन अधिक मुनाफा कमाता है। समझ में आ रही बात, हर जगह अलग अलग चीजें हैं। दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों का व्यापार होगा, भारत से कपड़ों और मसालों दोनों का व्यापार होगा, अफ्रीका से दासों का व्यापार होगा, वहां से लोगों की खरीद बिक्री होगी शुरुआती दौर में। ऐसे करके कहानी आगे बढ़ी, है ना। 18वीं सदी तक आते आते कई कारणों से ब्रिटेन के अपने आंतरिक बदलाव थे। ब्रिटेन आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, नौसैनिक रूप से सबसे ज्यादा उन्नत राष्ट्र बन गया। और इन यूरोपीय देशों के व्यापारी जहां भी गए, यदि वहां की सरकारें कमजोर थी तो वहां पे कुंडली मार करके भाई ये तो मेरा है,
जहां सरकारें मजबूत थी उनके फन को कुचलते रहती थी। दो दिया शांत हो गया फन उनका, फिर मौका मिला फिर फन उठा लेते थे वो। ऐसे ही खेल चल रहा था अफ्रीका, अमेरिका, एशिया। क्योंकि उनके पास बंदूक और तोप उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी ना, बंदूक तोप। आपने एक गोला दबा दिया समुद्र के किसी द्वीप से सीमावर्ती इलाकों में, भगदड़ मच गई। ठीक है, आप 20 हो 50 हो बंदूक से फायर कर रहे हैं, तो एक डर है, आप मारे जा रहे हो, आप इलाज नहीं है उसका, मतलब हकीम वैद्य इलाज नहीं कर पा रहे हैं उसका। एक अलग तरह का खेल शुरू हो गया, क्योंकि ताकत भी था इसमें, हिम्मत भी दिखाई और ताकत भी था। हिम्मत तो था ना भाई, आप एक नए रास्ते से जा रहे हो, बचोगे नहीं बचोगे आप। यात्रा में बहुत सारे लोग मारे भी जाते थे उस समय। तो ऐसे करके यूरोपीय देशों ने 14वीं से 16वीं सदी के बीच में, 17वीं सदी के बीच में अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, सभी महादेशों में धीरे धीरे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब जगह पहुंच गए। ये सब बदलाव का खेल था, पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज कहते हैं इसे, जो वास्को डी गामा वाली बात बता रहे हैं। कोलंबस का नाम सुना है क्या? कोलंबस का नाम सुना जरूर होगा। कोलंबस भारत की खोज करने निकला था, कोलंबस अमेरिका पहुंच गया था उसी दौर में 1492 में। वो सब मसालों को लेकर के, मसाले की बड़ी डिमांड थी। थोड़ा ठंड प्रदेश है और मसाले से भोजन को प्रिजर्व करने में, और स्वाद तो खैर है ही मसालों का, वो तो हम जानते ही हैं। हमारे यहाँ इतना जायका है, ठीक है, मसालों के कारण, है ना, देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसे चला। ये जितने भी यूरोपियन आते थे भारत में, सब सीमावर्ती इलाकों में अपने व्यापारी केंद्र खोलते थे। मैं भी लिखवाऊंगा अभी अलग से आपको। और क्या करते थे वहां पे, वो सोना चांदी वगैरह लेकर के आते थे, यहां से कपड़े और मसाले खरीद करके बेचते थे। क्योंकि भारत में कमोबेश मजबूत सरकार थी, कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, बट ऐसा नहीं था कि जो चाहे वो कर लेंगे भारत में। बट भारतीय शासक भी क्या करते थे, थोड़ा डरते थे इनसे कि भाई समुद्र में व्यापार करना है, इनसे हम मिल के नहीं चलेंगे तो हमारे जहाज को डुबा देंगे या जब्त कर लेंगे। ये लड़ते भी थे। एक तरह की अंडरस्टैंडिंग थी, व्यापार खूब फल फूल रहा था। आप ऐसा समझ लो 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में भारत के व्यापारियों ने भारतीय राज्यों में खूब मुनाफा तो कमाया, पैसे खूब आए। उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि यूरोपीय व्यापारी भारतीय प्रोडक्ट को खरीदते थे। धीरे धीरे प्रोडक्शन भी काफी बढ़ गया था भारत में। दुनिया के ट्रेड में 20% से ज्यादा शेयर था उस समय। दुनिया कहने का मतलब जो भी ट्रेड हो रहा था का अनुमान लगाया गया है। आज तो कुछ 1-2% भी नहीं होंगे, मतलब, है ना। उस समय जो था इतना बड़ा शेयर था, कपड़ों और मसालों की डिमांड थी। केरल में एक जगह है मुजरिस, जो आज बड़े बड़े बंदरगाहों के बारे में हम बात करते हैं ना, मुजरिस उस समय समझ लो मतलब कि एक बहुत ही जो आसपास कालीकट का जो इलाका है, ये सब एरिया बहुत उस समय हिट था ट्रेड को लेकर के। खैर, ये सब बात हो गई। यूरोपियंस ने अफ्रीका पे कब्जा कर रखा था मोटे तौर पे। नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका पे कब्जा था। कैरेबियन आइलैंड पे इनका कब्जा था। दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील की बात करें, पेरू, अर्जेंटीना, इन सब पे भी इनका कब्जा था। कहीं पुर्तगाल बैठा हुआ, कहीं स्पेन बैठा हुआ, कहीं फ्रांस बैठा हुआ है। एक टॉपिक पढ़ना है आपको, उपनिवेशवाद विश्व इतिहास में, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद। इनफैक्ट मॉडर्न इंडिया का इतिहास है उसी का इतिहास। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद टर्म थोड़ा समझा दूंगा अभी आपको मैं। तो जहां कोई कमजोर सरकार मिली वहां ये कुंडली मार के बैठ जा रहे थे। भारत में वो स्थिति थी नहीं, तो भारत में ज्यादा कुछ चला नहीं इनका। बट 18वीं सदी के मध्य तक आते आते भारत में राजनीतिक परिस्थितियां काफी उथल पुथल वाली हो गई, कई कारणों से। जहां से सिलेबस कहता है पढ़ने के लिए 18वीं सदी के मध्य से, जब बहुत उथल पुथल वाली परिस्थितियां हो गई, तो ये तो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपना फन को, ऐसे करते थे, फिर ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। जैसे परिस्थितियां हुई, फन फैलाना शुरू किया, और देखते देखते अंग्रेजों ने 100 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया। तो कुछ कॉन्सेप्चुअल बातों को मैं थोड़ा सा यहां लिखा देता हूं आपको, है ना, 2-4-6 लाइन में, जिससे आपकी एक समझ बनेगी। भी हमें स्टोरी फॉर्म करना, भी स्टोरी बनानी है, हमें भी तथ्यों पे नहीं जा रहे हैं बिल्कुल। एक भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे कि बॉम्बे पे अंग्रेजों ने कब कब्जा किया, मद्रास पे कभी, सब कोई मतलब नहीं।
उसके लिए अलग से क्लास मिलूंगा मेडिवल इंडिया में, 1 घंटे की क्लास होगी जहां मैं सारी बातें आपको अलग से लिखाऊंगा। क्लियर ना? ध्यान रखते रहिएगा, मन में फिर सवाल आता रहता है ना। जैसे बुकलेट नंबर 1 में देखोगे आप, उसमें हमने यूरोपियन कंपनियों के बारे में दे रखा है। हम मॉडर्न इंडिया की शुरुआत यूरोपियन कंपनियों से कर सकते हैं, मुगल के पतन से, 3 तरीके होते हैं। मैं ज्यादा, क्योंकि तीनों में फिर कहीं ना कहीं तथ्य है तो वो थोड़ा बोझिलपन सा होने लगता है, तो उसको हमने बांट रखा है। इसलिए हम विस्तार से शुरू करते हैं कि नहीं ठीक है, हम विस्तार से आगे बढ़े। लिखें आप जरा, यूरोपियन व्यापारियों का आगमन या कंपनियों का आगमन ठीक है। अच्छा, मैं कुछ कहता हूं ना, ये मैं करा दूंगा, तो आप वहां लिख भी सकते हो बगल में, सर ने कहा मेडिवल इंडिया में कराएंगे, ताकि आपको पढ़ने के दौरान याद रहे। मैं भूलूं तो आप मुझे भी याद दिला दोगे, है ना? भूलता नहीं हूं वैसे मैं। गॉट इट ना? मतलब जब भी कोई बात कहा जाए तो ऐसा कभी 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 टीचर हो सकता है मिस कर रहा है, तो आप नहीं करिएगा, आप अपना नोट कर लीजिएगा कहा है। ये इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में प्राय 1-2 वर्षों के अंतराल पे पीटी में क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। इस बार भी आया था 2021 वाले प्रीलिम्स में भी। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट भी है। मतलब एक होता है ना, कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लिखिए आप जरा, यूरोप में पुनर्जागरण एवं भौगोलिक खोजों के साथ, पुनर्जागरण एवं भौगोलिक खोजों के साथ भौगोलिक खोजों के साथ विश्व व्यापार के एक नए युग की शुरुआत हुई। ठीक है, विश्व व्यापार के एक नए युग की शुरुआत हुई। ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप, समुद्री मार्ग से व्यापार। ठीक है, पुनर्जागरण क्या होता है? हमने एक नई प्रकार की सोच है जिसमें तर्क पे बल दिया जा रहा है। ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। साहसिक मनोभाव की बात की जा रही है ना? मतलब तर्क यानी वैज्ञानिक चिंतन की बात की जा रही, साहसिक मनोभाव, मानव का जीवन सुखमय होना चाहिए। ठीक है, ये सब बातें की जा रही हैं उसके अंदर। भौगोलिक खोज यानी समुद्री मार्ग से नए नए रास्तों की खोज, जैसे वास्को डी गामा का एग्जाम्पल दिया, कोलंबस का एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत सारे हैं। मैगलेन हैं, रोजर ड्रेक हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोरर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों की खोज की है। ठीक है, तो पुनर्जागरण एवं भौगोलिक खोज साथ साथ चलने वाली थी। विश्व व्यापार के एक नए युग, जैसे अफ्रीका, यूरोप और एशिया को नहीं पता था ये अमेरिका क्या है। एक एक एक्सप्लोरर था, अनुसंधान करता था, अमेरिको वेस्पुगी, उसके नाम पे अमेरिका रखा गया। एक इसी दौर का एक एक्सप्लोरर था, उसके नाम पे अमेरिका रखा। क्या नाम था पता नहीं, बट नाम रख दिया यूरोपियन ने अमेरिका। कोई अफ्रीका, यूरोप और एशिया में संपर्क था, बट अमेरिका से किसी का कोई संपर्क ही नहीं था। थोड़े समय के बाद यूरोपियन ने कहना शुरू किया ये तो नई दुनिया है भाई, न्यू वर्ल्ड है। तो ऐसे करके ना चीजें बदलनी शुरू हुई हैं इस पुनर्जागरण भौगोलिक खोज के साथ। ये सब जो बातें बता रहा हूं, इनफैक्ट ये सब बातें विश्व इतिहास में पढ़नी है आपको, जो सिलेबस है जीएस का। यहाँ पे बिपिन चंद्रा वाली किताब यदि आपने मतलब देखी, ली या नहीं ली आप लोगों ने, आप में से किसी ने, आप शुरू के 1-2 पेज पढ़ोगे तो आप देखोगे शुरू के 2 पेज में सारी बातें, बहुत कम शब्दों में उन्होंने सारी बातों को एक्सप्लेन कर रखा है शुरू के 2 पेज में। ठीक है, मतलब मॉडर्न इंडिया के सबसे बड़े इतिहासकारों में एक है बिपिन चंद्रा। और एक होता है ना टेक्स्ट बुक, एक होता है गाइड, नोट्स, वो अलग हो गया। एक होता है किताबें जहां पूरी बातों को समझाने बताने की कोशिश। तो मॉडर्न इंडिया पे सबसे बेहतरीन किताब है वो। ठीक है, तो पहली बात हो गई हमारी कि भाई एक नए युग की शुरुआत हुई। अगला पॉइंट लिखे, इसी क्रम में पश्चिम यूरोपीय देशों के व्यापारी, कंपनियां
भारत भी व्यापार के उद्देश्य से आती हैं। ठीक है, भारत भी व्यापार के उद्देश्य से आती हैं। जैसे लिख लें आप पुर्तगाली, हॉलैंड, ब्रिटेन, फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी इत्यादि। ठीक है, ये कोई क्रम नहीं बता रहा, जबकि इसका भी एक क्रम है आने का। कंपनी की स्थापना कब हुई उसका एक क्रम है, भारत कौन पहले आया उसका एक क्रम है, भारत में फैक्ट्री कैसे स्थापित उसका एक क्रम है। सबका क्रम है जो फैक्चुअल प्रोसेस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात सभी को ना? सबका एक क्रम है कि पहले कौन कंपनी बनी, फिर कौन सी बनी, भारत पहले कौन आया, फिर दूसरे नंबर पे, 4-5 ऐसे करके क्रम है। तो ये सब भी भारत आते हैं। अगला पॉइंट लिखें, इनका मुख्य उद्देश्य कपड़ों एवं मसालों का व्यापार था। कपड़ों और मसालों का व्यापार था। ठीक है, व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। ठीक है, व्यापार संतुलन कहने का मतलब हम जो व्यापार करते थे तो हमसे कपड़े और मसाले वो ले तो जा रहे हैं, बस हम उनसे कुछ खरीद नहीं रहे हैं, बदले में उनसे हम पैसे ले रहे हैं, तो प्रॉफिट हमें हो रहा है। जो खरीद रहे हैं वो ले जाकर के व्यापारी भी यूरोप में बेच के मुनाफा कमा रहे हैं, बट फाइनली यूरोप का पैसा भारत आ रहा है। यूरोप का पैसा भारत आ रहा है, बाद में वो सब लूट के ले जाएंगे हमसे। पहले 100-200 साल तक हमें दिया, उसके बाद उससे ज्यादा वो हमसे लूट कर, ठीक है, ले भी जाएंगे वो। भारत की समृद्धि में इनकी बड़ी भूमिका रही है। इतिहास क्या होता है, बड़ा विवादास्पद तरीके से कभी कभी लिखा जाता है, और इस पे हम अलग अलग संदर्भ में बात करेंगे आपसे। हम मतलब ये सब बात करनी ही है मुझे। ठीक है, एक लेखन भी बहुत बड़ा खेल होता है, कौन लिखता है, कैसे लिखता है, क्या भरना चाहता है दिमाग में। सबसे ज्यादा यदि चर्चा होती है, आप देखोगे अखबारों में तो रोज इतिहास लेखन को लेकर, इतिहास में जैसे कल ही प्रधानमंत्री कहीं स्पेस दे रहे थे काशी में, उन्होंने कहा कि भाई इनको महत्व क्यों नहीं मिला। हर 2 दिन बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कुछ ना कुछ कहते हैं, इनको इतिहास में महत्व क्यों नहीं मिला। तो हम प्यार से कहते हैं दे दीजिए उनको, ठीक है ना, भाई किसी ने रोका तो है नहीं। ठीक है, क्लियर ना यहां तक बात कपड़ों मसालों के लिए। अगला पॉइंट लिखें, चूंकि भारत में अपेक्षाकृत मजबूत सरकार थी, या राजवंशों का शासन था, मतलब मजबूत सरकार ही रहने दीजिएगा, है ना, मजबूत सरकार थी, इसलिए इन व्यापारी कंपनियों ने भारतीय राज्यों की अनुमति से सीमावर्ती इलाकों में व्यापारी केंद्र खोले। तथा कहीं कहीं सीमावर्ती इलाकों पर इन्होंने नियंत्रण भी स्थापित किया।
जैसे पुर्तगालियों ने गोवा पर नियंत्रण, ठीक है, गोवा पर नियंत्रण, कब्जा कर लिया वहां पे, पुर्तगालियों ने कब्जा बनाए रखा। 1510 में कब्जा किया था पुर्तगालियों ने, और 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा छोड़ा था। यूरोप में सबसे पहले पुर्तगाली ने आए थे भारत, और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए भारत से। अंग्रेजों को निकाला हमने, फिर फ्रांसीसियों को निकाला हमने पांडिचेरी से, फिर लास्ट में पुर्तगालियों को, जब गोवा के साथ युद्ध हुआ था 1961 में, ठीक है, और फिर गोवा से उनकी विदाई हुई थी, है ना। वो कहते थे भाई मेरा उपनिवेश, ये तो मेरा राज्य है, मतलब मैं रहता आ रहा हूँ पिछले 400 सालों से, ठीक कहते थे वो, रह तो रही थे वहां पे। आज भी गोवा का बड़ा क्रेज है अपने यहाँ, लोग घूमने गोवा जाते हैं क्योंकि अलग तरह का वहाँ कल्चर है ना। करीब करीब 4 सदियों तक यहाँ पुर्तगालियों का शासन रहा है। इसी में लिखे आप, ब्रिटेन का नियंत्रण, या ब्रिटेन के व्यापारी केंद्र थे, इसी में लिखे ब्रिटेन के व्यापारी केंद्र थे, या प्रमुख व्यापारी केंद्र थे कर लीजिएगा। बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता इत्यादि। जैसे सबका, जैसे मद्रास 1639 में चंद्रगिरी के शासक से पट्टे पे लिया था। बॉम्बे 1662 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दहेज में दिया था। 68 में फिर ब्रिटेन को दहेज में दिया था। फिर ब्रिटेन ने कंपनी को पट्टे पे दिया, फिर कंपनी ने अपने व्यापारी केंद्र खोले। यानी सबके बीच बीच में कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन भी हैं। कोलकाता, कालीकता, गोविंदपुर, ऐसे करके सुल्तानाती 3 क्षेत्र था, वहां पे फिर ऐसे उसको 1200 रुपए के पट्टे पे एक शोभा सिंह नामक जमींदार ने कंपनी को दिया था। इतना हमें नहीं जानना है, बट मैं जस्ट थोड़ा अभी आप शुरुआती दौर में आपको रिकॉल बता दे रहा हूँ कि, क्योंकि जब आप कभी पढ़ोगे देखोगे अच्छा ये ऐसे था, ऐसे था, सर ने ऐसे नहीं बताया, तो बिल्कुल नहीं बताया मैंने अभी। मैं जैसे बता रहा हूँ अभी वैसे आपको देखना है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात सभी को ना। और भी चीजें हैं इसके अंदर ना, बट हमें एक सिंपली तस्वीर बनानी। अच्छा ठीक है भाई, ये क्यों आए, क्या कर रहे थे, कैसे कब्जा किया, कब्जा पे आना है हमें, ठीक है। तो यहाँ ये बात होगी हमारी। तो इन सबके व्यापारी केंद्र थे, ऐसे बहुत सारे केंद्र थे अंग्रेजों के, जहां भारतीय राज्यों से अनुमति लेकर उन्होंने अपने केंद्र कारखाने खोल रखे थे। वहां होता क्या था, भारतीय वस्तुओं को खरीद कर वहां रखते थे, ठीक है, मतलब स्टॉक वगैरह होता था, वहीं प्रशासनिक कार्यालय होते थे, वहीं रहने की जगह होती थी, और वहां से फिर अपने जहाज से माल को जहां जहां भेजना हो भेजते थे। वो उसको कारखाना कहा जाता था उस समय। जब बहुत ज्यादा केंद्र मान लो हो गया, अंग्रेजों का जैसे बहुत ज्यादा केंद्र हो गया, तो पूर्वी तट का मुख्यालय उन्होंने कैलकाटा को बना दिया। पूर्वी तट पे जैसे हरिहरपुर उड़ीसा में, बालासोर, हुगली, पटना, कासिम बाजार, कैलकाटा, ये सब उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अंग्रेजों के केंद्र हैं। तो उन्होंने भाई हमारा मुख्यालय जो होगा अब कैलकाटा होगा। दक्षिण भारत में कई सारे केंद्र थे, उन्होंने मद्रास को बना दिया। पश्चिम भारत में कई सारे केंद्र हैं, सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद, मुंबई, तो ठीक है भाई, उन्होंने मुंबई को बना दिया। सब अपने अपने केंद्र बनाते थे, मुख्यालय बनाते थे। हम कहां से पूरे भारत के व्यापार को, हम कैसे कंपनियां वगैरह करती, कोई कंपनी मान लो आज भारत व्यापार करने आ जाए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सब जगह उसके कार्यालय हो, तो अपने एक मुख्यालय बना देगी भारत के अंदर। जी मुंबई में हमारा हेड ऑफिस है, ऐसे वो सब भी जो कंपनियां हेड ऑफिस बनाती थी अपनी, कई सारे हेड ऑफिस बना देती थी कंपनी। भाई यहां से हम, जब हेड ऑफिस कोई होगा तो उसका हेड भी तो होगा। भाई ये इस समय कौन से अग्रवाल हैं ट्विटर वाले भाई अभी, हाँ, जो ट्विटर वाले, जो भी, क्या नाम उनका, पराग अग्रवाल, करेक्ट। वो क्या ना, क्रिकेटर मयंक अग्रवाल का नाम मुझे आ जाता है, ठीक है, क्रिकेट देखता रहता हूं मैं। तो जैसे वैसी कंपनी के उस समय मतलब जो हेड होते थे वो सब होते थे, ऐसी थी कहानी, ठीक है। तो चूंकि थोड़ा बहुत नाम इसलिए जानना है कि ये सब नाम ना विस्तार के क्रम में जिक्र मिलेगा आपको बार बार, इसी में लिखें। फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्र थे, फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्र थे पांडिचेरी एवं चंद्रनगर। ठीक है,
फ्रांसीसियों के प्रमुख केंद्र थे पांडिचेरी एवं चंद्रनगर। चंद्रनगर बंगाल में पड़ेगा, पांडिचेरी मद्रास के निकट पड़ता है ना। तो ये सब उनके प्रमुख केंद्र हो गए। ज्यादातर गोवा को छोड़ दो तो सब किसी न किसी को टैक्स दिया करते थे, कुछ न कुछ। भारतीय राज्यों से अनुमति लेकर के वहां उन्होंने केंद्र खोल रखा था। बट जितनी भी यूरोपियन व्यापारी कंपनियां थी, सब चाहते थे एक तो ना व्यापार पे एक अधिकार हो, यानी भारत से व्यापार केवल वही करें, फ्रांसीसी ना करें, हॉलैंड ना करें। यूरोप में मतलब सब चाहते थे, ब्रिटेन वाले चाहते थे केवल मैं करूं बाकी कोई ना करे, पुर्तगाली चाहते थे केवल मैं करूं बाकी कोई ना करे, वो सब चाहते थे। इसलिए वो आपस में लड़ते भी थे, उनके बीच में युद्ध भी होते थे। जैसे मान लो भारत में युद्ध शुरू हो गया तो उनका व्यापारी केंद्र श्रीलंका में, तो वहां भी लड़ेंगे, मॉरिशस में तो वहां भी लड़ेंगे, यूरोप में भी कई जगह लड़ने लगेंगे वो। जैसे जैसे खबर फैलेगी लड़ाई हो रही है भाई, तो चल भाई यहां भी आजमा लें, क्योंकि उन्होंने अपना दायरा दुनिया में फैला रखा था ना। अच्छा, ये दुनिया में फैले हुए हैं, किसी देश पे कब्जा कर रखा है, कहीं व्यापारी केंद्र है, हमें नहीं पता है। भारत में जो राज्य वगैरह बताऊंगा अभी उनके बारे में भी, ज्यादा नहीं, मस्त हैं हम अपनी दुनिया में, हमें नहीं मतलब कौन कहां क्या हो रहा है दुनिया में। ठीक है जी, अपना जीवन बढ़िया चल रहा है, बस चल रहा है वाली बात। अगला पॉइंट लिखें आप इसमें, यूरोपियन कंपनियां भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को लेकर परस्पर संघर्षरत भी रहती थी। ठीक है, भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को लेकर आपस में लड़ते भी रहते थे, तथा व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए मौके की तलाश में भी रहते थे। जैसे भारतीय भूभाग पर कब्जा कर भारतीय राजस्व से ठीक है, कब्जा कर लिया, कहीं मौका मिला उन्हें, भारतीय राजस्व से, वहां से जो रेवेन्यू आएगी, ठीक है, भारतीय राजस्व से भारतीय उत्पादों को खरीद कर निर्यात करना। ठीक है, मतलब अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को, इन सबको ज्यादा अवसर ऐसा मिला नहीं, बट सब इस फिराक में रहते थे कि मौका मिले तो बड़े भूभाग पे हम कब्जा कर लें, हम यहाँ की लैंड रेवेन्यू और बाकी रेवेन्यू से हम यहाँ के उत्पादों को। बट वो मौका मिलता नहीं था, सीमावर्ती इलाकों में ही रहता था, क्योंकि भारत की राजनीतिक परिस्थितियां बेहतर थी अफ्रीका और अमेरिका की तुलना में उस समय। बट 18वीं सदी के मध्य में कई कारणों से इन्हें मौका मिल गया, जहां से फिर गेम चेंज हो गया। समझ में आ रही बात सभी को ना यहां तक? यस। अभी जितनी बात बताई इसमें एक दो बातें और बतानी। कोई सवाल आपके मन में आया हो, कुछ भी आपके मन में आया हो, बेहिचक पूछिए मुझसे आप। अभी ना तथ्यों को छोड़ दीजिएगा, कौन आया था, पहली बार कब आया था, ये सब हटाइए। आप जस्ट एक कहानी बनाइए जो मैं बता रहा हूं, जो आपके साथ चले। अच्छा, ये व्यापार के लिए आए थे, डिमांड बहुत थी, मतलब एक सिंपल एक स्टोरी मैं आपको बता ही रहा हूँ। साथ में 20-25 बातें बताई थी, देखो ये था, ये था, ये था, वो सब हो जाता है, वो सब छोड़िए आप। बस ये बताइए इसमें, जैसे यूरोपियन यहाँ क्यों आए थे? क्योंकि यूरोप की परिस्थितियां बदल रही थी,
और भारत से व्यापार में उन्हें उतना फायदा नहीं हो रहा था तुर्की के उदय के कारण। एक बात ये बताइए, कौन कौन राष्ट्रों से आए थे? जैसे पुर्तगाली, हॉलैंड, फ्रांसीसी, ब्रिटेन, ये आए थे। क्यों आए थे? कपड़े और मसालों के व्यापार को। क्या करते थे यहाँ आने के बाद? क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां मजबूत थी, तो यहाँ आने के बाद वो यहाँ की सरकार से अनुमति लेकर के व्यापारी केंद्र खोलते थे। और क्या करते थे? तो आपस में लड़ते थे यूरोपियन देश, व्यापार पे एक अधिकार होना चाहिए। और क्या उनके दिमाग में रहता था कि भाई यहीं के रेवेन्यू से यहाँ के उत्पादों को, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था उन्हें। क्यों मौका नहीं मिल पा रहा था? इसके लिए पूरा मध्यकाल, मुगल काल पढ़ना होता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा ना, शुरू के टॉपिक में कुछ पुरानी बातें रहती हैं, फिर धीरे से वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो मौका नहीं मिल पा रहा था उन्हें। इतनी बात बताई ना, यस ना? क्लियर ना यहां तक? मतलब स्टोरी, किताब सभी लोग ले लीजिएगा एक बार, ये स्टोरी बनानी है। ठीक है, स्टोरी के क्रम में जब अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो किसी भी चीज को याद रखने में बहुत मजा आता है। जैसे आपसे पूछा जाए मोटे तौर पे कि 10वीं में आपको कितने परसेंटेज आए थे, क्या नंबर आया था आपको 10th में, आप बता दोगे। आपसे 8 में पूछा जाए, मतलब क्या परसेंटेज आए थे, बता दोगे। किसी विषय के नंबर भी शायद आप बता दो, पुरानी बात हो गई है। पर आपसे पूछा जाए 8 में क्या नंबर आए थे आपको, तो सब तो नहीं बता पाओगे। 7th में क्या नंबर आए थे, सब नहीं बता पाओगे यहाँ बैठे हुए। क्लियर ना? क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 10th को इंपॉर्टेंस दिया गया, 12th को। वैसे ही कल भी हमने बताया था आपको, घटनाएं बहुत होती हैं, हमें उन घटनाओं में चुनना होता है कौन कौन से टर्निंग। ये हिस्ट्री पढ़ने का तरीका होता है। हम क्या मान लेते कि नहीं, सारी घटनाओं को जानना ही नहीं। हर चीज, पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगालियों के भी 5-10 महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे। हम सैकड़ों बातें उनके बारे में, वो 5-7 कौन सी ऐसी बात है वो चिन्हित करते हैं, देखो यहां से उनका ये खेल चेंज हो गया। ये सब हम लोग तथ्यों में, तथ्यों की भी एक प्रायोरिटी होती है, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो हम 3 लेवल पे तथ्य पे काम करते हैं। एक क्लास का लेवल होता है, जहां हम प्रायोरिटी सेट करते हैं कि ये आपको याद रखना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। एक नोट्स का लेवल होता है और एक प्रैक्टिस टेस्ट का लेवल होता है। 3 तरीके से हम, ठीक है, तो जो हम क्लास में तय करते हैं ये इतना करना है। पिछले, मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ है, इस सिलेबस में जब से हम लोग काम कर रहे हैं, हिस्ट्री में जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, हम क्लास में जो सेट करते हैं कि नहीं ये यहाँ ध्यान रखना है, ये याद रखना है, मतलब उससे चीजें हो जाती हैं हमारी। पिछले 9-10 वर्षों का ये एवरेज है। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई है ना। अब इसी में अगला पॉइंट लिखें, लिखे भारतीय व्यापार पर प्रारंभ में पुर्तगालियों का दबदबा था। ब्रैकेट में लिखेंगे यूरोपियन राष्ट्रों के मध्य। ठीक है, यूरोपियन राष्ट्रों के मध्य है ना, मतलब जो यूरोपियन देश आए थे उसमें पुर्तगालियों का दबदबा था। लेकिन आगे चलकर 18वीं सदी में ब्रिटेन एवं फ्रांस, विशेषकर ब्रिटेन की स्थिति ज्यादा मजबूत थी। ठीक है,
क्योंकि ना अंग्रेजों को बहुत सारे व्यापारी केंद्र थे, जैसे हमने बताया अहमदाबाद, सूरत, भड़ौच, बॉम्बे, ये तो केवल यहाँ हो गए। केरल में कई सारे व्यापारी केंद्र थे, मद्रास में कई सारे व्यापारी केंद्र थे, हरिहरपुर, बालासोर, पटना, कासिम बाजार, कलकत्ता, ये सब बहुत सारे व्यापारी केंद्र थे, उनके मुख्यालय थे। यूरोप और दुनिया में भी उनकी स्थिति बहुत मजबूत थी अंग्रेजों की। लास्ट पॉइंट लिखे इसमें, 18वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की राजनीतिक परिस्थितियां विस्तार के अनुकूल थीं, एक्सपेंशन के अनुकूल थीं। और इसका लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने लगभग 100 वर्षों में हिंदुस्तान के एक बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित किया। ठीक है, अब हम इसी को देखेंगे कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे जीता, जो कल मैं आपको बता रहा था मैं। ठीक है, तो एक पीछे का थोड़ा सा बैकग्राउंड हो गया आपका ये। ठीक है, तो हम दो तरह से, जैसे ये बैकग्राउंड हमने विस्तार के एक मकसद से आपको बताया है। एक बार यूरोपियन कंपनियां मैं बताऊंगा व्यापार के मकसद से, पूरा व्यापारी केंद्र, मुख्यालय, कार्यालय। ठीक है, तो वो अलग तरीके से थोड़ा बताऊंगा, ये अलग तरीके से बताया विस्तार के मकसद से। क्वेश्चंस करेंगे आप जब भी पढ़ेंगे ना, आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो यूरोपियन भारत क्यों आ रहे थे, आप जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाएंगे ना, आंसर आने शुरू होंगे। ठीक है, किन किन देशों से व्यापारी भारत आ रहे थे, ये देश आ रहे थे। ठीक है, क्या किस चीजों के व्यापार, कपड़े और मसाले के व्यापार के लिए आए थे। करते क्या था भारत आके, व्यापारी केंद्र खोलते थे। व्यापार संतुलन किसके पक्ष में था, भारत के पक्ष में था। और क्या करते थे, आपस में लड़ते थे। शुरू में किसका दबदबा था, पुर्तगालियों का दबदबा था। 18वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस में प्रतिस्पर्धा हुई, फाइनली ब्रिटेन ने बाजी मारी। कई कारण है इसके, ब्रिटेन क्यों बाजी मार रहा है, पुर्तगाली क्यों कमजोर पड़ गए, मन में सवाल आएंगे ना, इन सब के भी उत्तर हैं, बट अभी नहीं। थोड़े बहुत किताब पढ़ोगे तो मिल भी जाएंगे आपको, वैसे मैं भी दूंगा आपको, बट अलग अलग संदर्भ में। ऐसे क्या होगा ना, बहुत सारे जब खुल जाते हैं ना, फिर वो लिंक करना मुश्किल होता है। इसलिए एक ही मकसद से हम चल रहे हैं कि नहीं, हमें पहले क्लियर। कोई भी सवाल मन में, देखो क्लास का एक एडवांटेज क्या होता है, जैसे आप हैं, कुछ आपके मन में आया, मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलेंगे। समूह में बोलना, सामने बोलना बहुत बड़ी बात होती है। बहुतों को हैबिट होती है, वो बोल जाते हैं। बहुतों को मन में लगता है कि मैं कर लूंगा, क्या पता कर भी लें वो, बट जब बोलने की बात आती है तो हार्ट बीट कई बार बढ़ जाती है। जैसे मैं अभी बोलना हुआ, बैठे बैठे आराम से हो सकता है बोल दें आप। ठीक है, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, अब खड़े हो जाइए, अब जरा बोलिए आप। ठीक है, तो वो इंटरव्यू ना, आपको पता नहीं चलेगा, कई सारी चीजें आपकी करेक्ट हो रही होती हैं। धीरे धीरे आप इतने सहज हो जाएंगे, आपकी पकड़ होगी कि आप ऑटोमेटिक बात करना शुरू करेंगे आप। लगभग क्लास में मतलब मौका सभी को मैं दे ही देता हूँ, है ना। जब मैं कहूँ तो आप मेरे साथ साथ हाँ ठीक है इसलिए आए थे, ये था, मतलब आप बोलेंगे जब मैं बात करूँ तो। कोई सवाल है आपको पूछने में से कठिनाई हो रही है, बगल में लिख लीजिए पूछना है, उसको पढ़ के पूछ लीजिए मुझसे। ऑनलाइन वाले को देखिए आप, सौरभ बताएंगे आपको। क्लास से ज्यादा ध्यान क्वेश्चन पूछने पे होगा उनका। क्या सौरभ, गलत कह रहा हूँ क्या मैं? बस हमने कितनी बातें बताई, उससे मतलब नहीं चाहिए, ये क्या था, ये क्या था, पता नहीं क्या कर लेंगे। जब आप थोड़ा टाइम लो, जब आपने छोड़ सर इतिहास जैसे मैं लेके चलूंगा, 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन टाइम लो। मैंने पहले ही कहा कि भक्त मुझे भी नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा टाइम लो, समझो कि कैसे बता रहा हूं। जब आपने जिम्मेवारी सौंपी है तो थोड़ा देखो उसको, अभी दिमाग खर्च मत करो।
तुम जितना खर्च करोगे पूछने में, मुझसे कई गुना ज्यादा चीजें मेरे दिमाग में चल रही होती हैं। ठीक है, क्या क्या आपके दिमाग में चल सकती है वो सब पता रहता है उसमें भी। ठीक है, पूछने के लिए मना ही नहीं है। अब आप क्लास में बैठे में रिदम चल रहा है मैं देखता हूँ सौरभ है। ठीक है, मैं इतनी बातें बता रहा हूँ, पूछ तो आप भी सकते हैं, मैं कह रहा हूँ आपको, फिर क्यों नहीं? क्लास चल रही है और आप बीच में पूछ रहे, इट मीन्स आपका ध्यान पूरी तरह से क्लास पे। जो क्वेश्चंस है उसको रख लीजिए, जब हम रुके तब आप पूछिए ना, ऑनलाइन में भी। यदि आप उसके साथ साथ कर रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान को स्प्लिट कर रहे हैं। आप जैसा आप बीज बोएंगे वैसा रिजल्ट आपको। समझ में आ रही बात क्या सभी को? क्लियर ना? जब मौका रुके तो आप कोई भी चीज एक बात पूरा हो, फिर समझ में आती बात कहाँ कहाँ डाउट्स हुए, क्वेश्चन मार्क लगाइए आप वहीं पे। अच्छा यहाँ डाउट्स हुआ था, मैं भी नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है पूछना। आप सीखने ही तो आए हैं, पूछना है। बट कई जगह मुझे पता नहीं, इसलिए मैं क्लैरिटी कर रहा हूँ। अच्छा ये नहीं पढ़ना अभी आपको, ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि ठीक है ना, मुझे पता है कि मुझे कैसे लेके चलना है। यस, आवाज नहीं आ रही है। यस, ब्रेकफास्ट नहीं करके आओ क्या? यस, करके आओ ना ब्रेकफास्ट। नहीं, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल था, मैं कराऊंगा थोड़ी। ठीक है, मैं भी नहीं करके आया हूं, चाय भी रह गई मेरी, है ना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक सिंपल सी स्टोरी हो गई, है ना। अभी देखो क्या, विश्व इतिहास में पुनर्जागरण में करीब आधे घंटे 45 मिनट बताऊंगा मैं आपको। फिर जब राममोहन राय, विवेकानंद वगैरह के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसको भारतीय पुनर्जागरण कहते हैं। मैं जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ाऊंगा, फिर पुनर्जागरण एक बार अलग से यूरोपियन पुनर्जागरण में लिखाऊंगा आपको वहां पे 2 पैराग्राफ में। फिर देखूंगा, देखो ये भारतीय पुनर्जागरण है, ये यूरोपीय था। मतलब बहुत पॉपुलर वर्ड है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मेंस में पूछा गया है ना। तो हर चीज का एक फिक्स है कि भाई ठीक है, इसको मैं यहां लेकर के इसको इस संदर्भ में बताऊंगा फिर एक बार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या बात करेंगे, 18वीं सदी में, खास करके मध्य कह रहा है, बट देखो हिस्ट्री में क्या होता है, जैसे हमने कहा 1750, तो इसका ये मतलब नहीं कि 1750 में आधुनिक काल की शुरुआत हो गई और मध्य काल का अंत हो गया। 1941, 1947, इसका ये मतलब नहीं कि आधुनिक काल समाप्त हो गया और कोई नया काल। वो हम किसी वर्ष को ना सुविधा के लिए बनाते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समसामयिक इतिहास, जैसे भी आज हम समसामयिक कहते हैं, कंटेम्प्रेरी कहते हैं इसको। उसको हम सुविधा के लिए, कुछ हो सकता है वहां से कुछ बड़े बदलाव हमें दिख रहे हो, ठीक है ना। तो एक कन्वीनियंट के लिए, और बड़े चेंजेस भी धीरे धीरे वहां से दिखाई पड़ते हैं। तो प्राचीन काल से मध्यकाल का मतलब एक हम मान लेते चलो यहां से शुरुआत है, ठीक है, और वहां से कुछ बदलाव भी आपको दिखेंगे नए तरह के। आधुनिक काल में चूंकि यूरोपियन का अब शासन शुरू होने जा रहा है मध्य से, अंग्रेजों का शासन यहां से धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा प्रक्रिया। एक नई शुरुआत है, चूंकि अंग्रेज सफल हो गए, 200 साल तक लगभग उनका शासन रह गया भारत में, और उसकी न्यू 1750 के आसपास ही पड़ती है। तो यहां से एक शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अब एक शीर्षक दें, आप लिखें, आप 18वीं सदी में भारतीय राज्य, अठारहवीं सदी में भारतीय राज्य एवं राजनीतिक दशा। अठारहवीं सदी में भारतीय राज्य एवं राजनीतिक दशा। ठीक है, हम वन बाई वन राज्यों का नाम लिखते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं लिखाऊंगा भी आपको। यूरोपियन कंपनियां और ये राज्य
दोबारा मैं एक बार आपको फैक्चुअली बताऊंगा। क्लियर ना सभी को? जब मैं मेडिवल इंडिया, मतलब वो आखिरी क्लास होगी मेडिवल इंडिया की, जब मैं एंड करूंगा इसको बताऊंगा। वैसे हम लोगों ने विपिन चंद्रा वाली किताब का जो पहला चैप्टर है वो इन राज्यों के ऊपर है, बट मैंने आपको रिकमेंड नहीं किया अभी पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ते ही आपको लगेगा कि कहाँ फंस गए हम। किसी ने हाथ लगा दिया हो यदि आप में से किताब लेने के बाद 2-4 पेज आपने पढ़ा हो, तो आपको लगेगा कहाँ फंस गए हम, कहाँ उलझ गए हम, यूपीसी की तैयारी करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे सवाल भी आपके मन में आ जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, लिखें आप, राज्य में पहला लिखें आप। लिखें 1707 तक वर्तमान भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवं अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुगलों का शासन था। मुगल के बारे में भी बता रहा हूं मैं आपको। अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों पर मुगलों का शासन था। लेकिन 1750 तक या 18वीं सदी के मध्य तक, है ना, 1750 तक आते आते मुगलों की सत्ता दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गई। ठीक है, मुगल के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, 5-1 मिनट। कौन थे मुगल, क्या था मेडिवल इंडिया में, थोड़ा मतलब 10-12 घंटे क्लास चलेगी इनके ऊपर। यहाँ जरा 5 मिनट में समझा दूं आपको पीछे क्या कहानी थी इनकी। और ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला पॉइंट जो है, ये मैं डिटेल में लिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ था। जब मेडिवल इंडिया एंड करूंगा मुगलों के पतन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, बट अभी एक बार समझना जरूरी है। मैं देखो, मुगल ये बेसिकली मध्य एशिया के थे। मुगल, मंगोल से थोड़ा ये शब्द बनते बनते बना है मुगल, है ना। और 1526 से 1858 तक, ठीक है, इनका शासन रहा है भारत पे। इनके ये लिखना नहीं है आपको, केवल सुनना है आपको। ये मेडिवल इंडिया में हमने बताया ही आपको, जब मैं पढ़ाऊंगा करीब 12-14 घंटे बताऊंगा इसके बारे में। 5 मिनट वाली बात रहेगी नहीं वहां, है ना। 2 भागों में पढ़ा जाता है मुगलों को। एक पढ़ा जाता है बाबर, जो मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में आपने कभी सुना हो कि उसने इब्राहिम लोदी, दिल्ली में लोदियों का शासन था, बाबर ने लोदी को हराया था और दिल्ली और आगरा पे कब्जा किया था। मुगल वंश की नींव रखी थी उसने। बाबर के बाद हुमायूं का शासन रहा, हुमायूं के बाद अकबर का शासन रहा, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां। शाहजहां को सब लोग जानते हैं, ताजमहल को चूंकि सब लोग जानते हैं, लाल किला को सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। अकबर को भी कहीं ना कहीं जानते ही हैं सभी लोग, है ना। और उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब का शासन रहा। जो औरंगजेब का शासन था 1658 से 1707 था, जो लास्ट पॉइंट लिखा है मैंने आपको। लगभग 50 वर्षों का शासन था इसका, हाफ सेंचुरी लगाई थी इसने, औरंगजेब ने। तो 1707 तक मैंने क्या बताया, पूरा ये भारत, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक, इधर बांग्लादेश का कुछ इलाका, ये पूरा पाकिस्तान, ठीक है, ये पूरा पाकिस्तान का इलाका,
अफगानिस्तान का कुछ इलाका, जैसे काबुल का इलाका, ठीक है, ये अफगानिस्तान है आपका, मान लीजिए ये ईरान है आपका, मान लीजिए आप, ये आज का पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, और ये पूरा भारत है अपना। समझ रहे हो ना कितने। ऐसा नहीं था कि बाबर आने के बाद एकाएक मुगलों ने धीरे धीरे करके इस पूरे भूभाग पे शासन के कब्जा कर लिया था। बट 1707 से 1750 के बीच में इतना तेजी से परिवर्तन आएगा कि मुगलों की सत्ता केवल दिल्ली के आसपास सिमट के रह गई, वो भी नाम मात्र की। खेला तो हुआ, जब से ममता दीदी ने कहा खेला हो गए, तो यहां भी खेला हुआ। क्लियर ना, कुछ तो हुआ होगा ना। मतलब जब भी कोई बड़ा राजवंश टूटता है, इतिहास में ना राजवंशों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसमें अयोग्य उत्तराधिकारी का एक बड़ा रोल होता है। राजवंश में क्या होता है, व्यक्ति की योग्यता बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो एक तो कारण वो होता है, कहीं ना कहीं आर्थिक संकट होता है, सैनिक पिछड़ापन होता है, उनके जो बहुत सारे अधिकारी होते हैं ना, उनकी महत्वाकांक्षा होती है, अब कमजोर और तो मैं एक नया राज्य बना लूं। नॉर्मली मौर्यों का पतन हुआ तब भी ये बात थी, गुप्तों का पतन हुआ तब भी ये बात थी, तुगलक का पतन हुआ, खिलजी का पतन हुआ, फ्रांस में बुर्बो वंश का पतन हुआ, रोमनो वंश, मतलब कहीं भी कोई वंश का पतन होता है। दुनिया में राजवंशों का उत्थान पतन चलता रहा है। उसमें एक कारण हमेशा माना गया है अयोग्य उत्तराधिकारी। शासक के मरने के बाद जो अगला और लगातार बैक टू बैक अयोग्य आ जाए ना, तो फिर तो कहानी हो जाती है उसकी। उसमें क्या होता है, बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं, उनके जो बड़े योग्य अधिकारी, उनको लगता है ठीक है मैं भी अपना एक स्वतंत्र राज्य, सब चाहता है ना अंदर क्यों काम करूं, मैं अपना राज्य बना लूं। तलवार के दम पे फैसला होता था सब। सैनिक कमजोरी, आर्थिक कमजोरी, ये सब कारण होते हैं। विदेशी आक्रमण भारत में, यूरोपियन को छोड़ दो आप, जैसे पुर्तगाली वगैरह समुद्री मार्ग से आए थे भारत के, समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ था ये, है ना। वरना जितने भी आक्रमण होते थे सब ये अफगानिस्तान के रास्ते, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वतमाला है, यहाँ पे खैबर दर्रा है, बहुत फेमस दर्रा है, मैक्सिमम सिकंदर से लेकर जितने भी आक्रमण हुए हैं इसी रास्ते होते थे। एक तरफ क्या हुआ, औरंगजेब के बाद एक शासक बना बहादुर शाह, नाम बहादुर था, बहादुरी नहीं दिखाई उसने। जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई 1712 में, तो एक महीने तक उसके लाश को दफनाया नहीं गया कि उसके बेटे और पोते लड़ रहे थे कि बादशाह कौन बनेगा। अब सोचो, बादशाह की लाश ही नहीं दफना रहे, पहले फैसला तो हो जाए शासक कौन बनेगा। मारकाट मचा हुआ है। जहांदार शाह बना 1 साल के लिए, उसकी कहानी खत्म हो गई, उसको हटा करके एक फर्रुख शेर बन गया, उसको मार दिया गया। फिर एक शासक बना रफीउद्दौला, फिर खत्म, मार दिया गया, फिर बना रफीउद्जात, ऐसे करके। मतलब औरंगजेब के बाद जो सेकंड फेज है आपका, ये 1707 से 1858 मुगलों का। इसमें 11 शासक हैं, पूरी क्रिकेट टीम है। 1707 में जो बैठा वो भी बहादुर शाह था, और आपने 57 के विद्रोह में सुना कि बहादुर शाह जफर थे, अंतिम मुगल बादशाह, जिनको रंगून में दफनाया था अंग्रेजों ने, वहीं पे निर्वासित कर दिया था, ठीक है ना। इनमें इक्का दुक्का शासक नहीं, थोड़ी बहुत योग्यता दिखाई, वरना किसी ने योग्यता नहीं दिखाई। जहांदार शाह था, फर्रुख शेर था, एक मोहम्मद शाह रंगीला था, नाम ही उसका रंगीला था। उसके बारे में कहा जाता था, जैसे पहले क्या होता था, शासक होते थे, बहुत सारी रानियां होती थी, उनका हरम हुआ करता था। मोहम्मद शाह रंगीला का हरम कई मील में फैला होता, जहां पे उनकी मतलब महिलाएं रहती थी, कई मील में फैला हुआ था। और एक बार अपने हरम में जाता था तो महीनों वहां से बाहर नहीं निकलता था, चाहे शासन कोई कर रहा हो। तो भाई ऐसे में जब तुम देखोगे नहीं, तो फिर तो जो किसी ने हैदराबाद का राज्य बना लिया, किसी ने बंगाल बना लिया, किसी ने अवध बना लिया, किसी ने महाराष्ट्र में सत्ता बना ली, किसी ने रुहेलखंड बना लिया। भाई जो योग्य होते गए सब अपना अपना राज्य, हाँ मेरा राज्य लड़ूंगा मैं तुमसे, तुम में ताकत है नहीं, तुम्हें पता ही नहीं उसके बारे में। इसी में क्या हुआ, उत्तर भारत में 2 घटनाएं ऐसी घटी, और भी जो मैं आपको लिखाऊंगा। एक ईरान का शासक था नादिर शाह, 1739 में उसने आक्रमण किया नादिर शाह ने।
बुरी तरह से मुगलों को हराया और खूब सोना चांदी पैसा वैसा लेके यहां से, और नादिर शाह ने तय किया कि अगला मुगल बादशाह कौन होगा। 1739 में एक आक्रमणकारी तय कर रहा है कि अगला शासक, 1707 तक मुगल तय करते थे कि मध्य एशिया और आसपास के क्षेत्रों में क्या होगा। ठीक है। नादिर शाह का एक सेनापति था अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुर्रानी। जब नादिर शाह मर गया तो उसने अफगानिस्तान में एक अलग राज्य बना लिया अपना, और उसने भारत पे कई आक्रमण किए 1748 से 67 के बीच में। ये सब कौन सा कालखंड है? वही कालखंड है जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपने आप को मजबूत करना, भारत भयानक राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इसने भी बहुत सारे आक्रमण किए उत्तर भारत में। इसी उथल पुथल का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया आपको, 1707 तक मुगलों का नियंत्रण एक बड़े भूभाग पे था, लेकिन कई कारणों से मुगलों की सत्ता दिल्ली के आसपास सिमटकर, गॉट इट? इतनी बात समझ में आ गई? मुगलों को दो भागों में पढ़ते हैं, ये अयोग्य वाला काल है, ये योग्य वाला काल है। इन दोनों के बारे में पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आपको मैं, मतलब 4 घंटे की करीब करीब क्लास होती है, अभी जस्ट किसी बैच में ले रहा था, देखा था 3.5-4 घंटे, तो वो तभी बताऊंगा आपको फिर मैं एक बार। अभी फिलहाल इतना ही हमारे पास। यानी एक बहुत बड़ा स्तंभ जो था, बहुत बड़ा वृक्ष गिर गया। अगला पॉइंट लिखें, मुगलों के पतन के पश्चात अठारहवीं सदी के मध्य तक भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। यहां लिख लें आप, दो प्रकार, इसी में लिखेंगे आप, दो प्रकार के राज्यों का उदय। प्रथम, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य, सक्सेसर स्टेट, जैसे मैं बता रहा हूं इसके बारे में, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, इत्यादि। हैदराबाद इत्यादि। ठीक है, ये जो राज्य बनेंगे, अभी इनका परिचय मैं दे रहा हूं आपको मैं, ये सब मुगलों के अधिकारी बनाएंगे। बंगाल एक अलग राज्य हो जाएगा, अवध एक अलग हो जाएगा, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब मुगलों के अधिकारी बनाएंगे जो महत्वाकांक्षी। तो मुगलों के पतन के बाद दो तरह के राज्य, एक अधिकारियों ने राज्य बनाए, मुगलों के जो अधिकारी थे, उनके समय के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी, योग्य थे, उन्होंने कहा ठीक है ये मैं अपना स्वतंत्र राज्य है। इसके लिए मुगलों से लड़ाई होगी, फिर धीरे धीरे मुगल मान लेंगे ठीक है यार तुम जाओ, क्योंकि ताकत दम दिखा नहीं रहे आप। एक बार हरम में जाओगे तो निकलोगे नहीं उससे बाहर आप, तो राज्य तो बनेंगे ही। नादिर शाह तो आएगा ही ना, अहमद शाह तो आएगा ही। जब आप मजबूत होगे तो सीमा पे ध्यान रखोगे, सीमा पे ध्यान चौकसी रखोगे तो कैसे कोई आएगा, जब आप ध्यान ही नहीं दोगे आप। ठीक है, तो एक बात होगी। दूसरा लिखें आप, विरोधी राज्य। जैसे मराठे, मतलब मराठा, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में मराठों का एक राज्य होगा, मैं बताऊंगा अलग से भी इनके बारे में। मराठे, कौमा, जाटों का राज्य इत्यादि। एक जाट शासक है सूरजमल, जो जाटों का राज स्थापित करेंगे, काफी योग्य शासक हैं। ठीक है, ये अपना आगरा, भरतपुर, इन सब इलाकों में छोटे बड़े बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं, मुगलों के पतन के बाद
छोटे छोटे राज्यों में भारत विभक्त हो गया, तो एक बार हम लोग राज्यों की सूची बना लेते हैं कौन कौन से राज्य थे। हम क्या करेंगे, पूर्व से चलते हुए पश्चिम की तरफ आएंगे, फिर ऐसे दक्षिण की तरफ आ जाएंगे सारे राज्यों के बारे में। अब आप लिखें अगला पॉइंट, इसी में पॉइंट्स में लिखते जाइएगा। लिखें बंगाल में नवाबों का शासन। सौरभ ठीक है ना? हाँ ठीक है, मैंने कहा पूछ लूँ मैं आपको। बंगाल में नवाबों का शासन। नवाब क्या होता था, टाइटल होता था, है ना। अभी क्या था कि एक बहुत योग्य अधिकारी था मुर्शीद कुली खां, केवल सुनना है आपने अभी, ठीक है। औरंगजेब के समय, जब औरंगजेब के मरने के बाद मुर्शीद कुली खां को लगा कि अब बंगाल के शासक मतलब मुगल शासक उतने योग्य नहीं है, तो धीरे धीरे वो स्वतंत्र व्यवहार करने लगा मुर्शीद कुली खां, और एक तरह से अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया उसने बंगाल को। उस समय बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड का इलाका, उड़ीसा, बांग्लादेश, एक बड़ा राज्य था वो। और उस समय बंगाल एक सूबा होता था, सूबा यानी प्रांत। मुगलों के समय प्रांत को सूबा कहते थे। मतलब भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में एक था मुगलों का, क्योंकि एक तो कृषि भी वहां काफी बेहतर थी, सीमावर्ती इलाका है तो व्यापार भी खूब अच्छा था, वहां सूती कपड़े और रेशम पे खूब अच्छे काम होते थे, सूती कपड़ों पर रेशम पे तो काफी समृद्ध था। मुर्शीद कुली खां मरने के बाद एक सुजाउद्दीन आएगा, वो भी मुगलों से ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत नजराना दे दिया करेगा, फ्री काम करेगा वो। फिर एक अलीवर्दी खां आएगा, ऐसे करके सब अलग अलग नवाब बनेंगे। ये सब समझो 1707 के बाद कहानी शुरू हो गई है ना, हमें जाना नहीं है, जबकि अपना जो बुकलेट है, बुकलेट में हमने सबका परिचय दे रखा लाइन से। इसके बाद एक सिराजुद्दौला आएगा, 1756 में बनेगा, और सिराजुद्दौला को ही हराएंगे अंग्रेज पलासी की लड़ाई में। वो सब अभी हम पढ़ेंगे, जब हम बंगाल विजय पढ़ेंगे ना हम, तो वहां फिर नवाबों का एक परिचय दूंगा मैं आपको। कल हमने बताया था ना, बंगाल विजय पढ़ेंगे हम, कर्नाटक युद्ध, बंगाल विजय, सबके बारे में क्रम से। वहां मैं बंगाल का परिचय आपको दे दूंगा, देखो ये बंगाल का सीन था, बट थोड़ा जानना चाहिए। चलो, मतलब यहां अभी तक मुगलों का नियंत्रण था। मतलब एक आइडिया रखिएगा, 1750 तक आते आते बंगाल स्वतंत्र हो गया है। यहाँ नवाबों का शासन है, उनके ये अधिकारी थे जिन्होंने स्वतंत्र व्यवहार शुरू कर दिया। यहां तक बात समझ में आ रही सभी को ना? यस। अगला लिखें आप, अवध में नवाबों का शासन। अवध में नवाबों का शासन। ठीक है, सेम कहानी हो गई थी। अवध में भी एक योग्य अधिकारी था सादत खां, उसने स्वतंत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, और फिर उसका सफदरजंग था उसका बेटा, ऐसे करके मतलब धीरे धीरे अवध में एक नवाबों की परंपरा चल पड़ी। ये जो अवध का इलाका होगा मोटे तौर पर, जैसे हमने कहा, ये बताया भी आपको, पश्चिम बंगाल एक एरिया हमने बताया आपको, है ना, मोटे तौर पे। ऐसे ही बिहार की जो सीमा आज लगती है, वहां से लेकर के आप लगा लो ये फैजाबाद, ये अयोध्या, कानपुर, ठीक है, और ये लखनऊ, इलाहाबाद, ये सब जो इलाका है आपका, ये सब अवध का राज्य होता था। ठीक है, यानी एक और राज्य हो गया आपका उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम लोग। ठीक है, जबकि ये सब एक ही रास्ते, तो 1750 तक ये भी स्वतंत्र हो गया था। आगे लिखें आप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद में दो स्वतंत्र राज्य और दोनों पर अफगानों का शासन। ठीक है,
एक हो गया आपका ये कन्नौज, ये सब वाला एरिया जहां फर्रुखाबाद में अफगानों का एक शासन था, और एक हो गया आपका बरेलू रामपुर वाला इलाका, वहां पर भी 2-4 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके अपना एक नाम पे कहीं मोहम्मद का बंगस था, कहीं अली मोहम्मद, मतलब अलग अलग शासकों ने अपनी सत्ता, ठीक है, महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने अपनी सत्ता बना ली, भाई ये मेरा राज्य है। तो 1750 तक आते आते यूपी में ही देखोगे कम से कम 4 राज्य आपको दिखेंगे, अवध का राज्य, रुहेलखंड का राज्य, फर्रुखाबाद का राज्य और एक जाटों का राज्य। आगरा, मथुरा, भरतपुर, इन सब इलाकों में जाटों का राज्य था। गोकुल, चूरामन, बदन सिंह, सूरजमल, ये सब जाट नेता थे जिन्होंने मुगलों का विरोध करना शुरू किया था। जो गोकुल एक बड़े जमींदार थे, उनकी बहुत एक आदमकद अभी प्रतिमा यूपी चुनाव के पहले बनी जाएगी, मुझे लग रहा है अभी, है ना, कुछ दिन पहले ही घोषणा हुई थी। आप देखोगे ना पुराने पुराने शासकों की प्रतिमाएं वगैरह बनाई जा रही है उसमें, मतलब गोकुल को भी याद किया जा रहा है कि भाई उन्होंने औरंगजेब को चुनौती दी थी, बात सही, चुनौती तो दी थी उन्होंने, ठीक है। तो ये 2 राज्य हो गए आपके यूपी के अंदर। एक और अगला पॉइंट लिखो इसी में आप, आगरा, मथुरा, भरतपुर इत्यादि क्षेत्रों में जाटों का शासन, जाटों का राज्य। आप देखोगे यहां पर भी हम लोग संस्थापक कौन थे, कब बना, किसके समय बना, इन सबसे बच रहे हैं। क्लियर ना? ऐसा नहीं, अपने नोट्स में दे रखा है हम लोगों ने, क्योंकि अभी इसको दोबारा जब हम मेडिवल इंडिया में लेंगे ना, तब वहां इसको हम उस हिसाब से, ठीक है, अभी हमें एक स्टोरी बनानी। अच्छा, भारत में कौन कौन था, जैसे आप देखो हमने क्या बताया, 1707 तक पूरे क्षेत्र पे मुगलों का नियंत्रण था। अब बताओ, जिसका इतने बड़े भूभाग पे नियंत्रण हो, तो सैनिक रूप से इतना तो मजबूत होगा कि एक व्यापारी कंपनी में इतनी हिम्मत होनी कि उसे हिला पाए। जब एक बड़ा वृक्ष, कहते हैं ना, वट वृक्ष गिरा, तभी तो कंपनियां लंबे समय से घात लगा के बैठी हुई हैं, और तब वो उस परिस्थितियों को बनाने की कोशिश। तो जब यूरोपियन कंपनियां आई थी, उसी समय धीरे धीरे मुगल पूरे हिंदुस्तान पे, मुगलों में या इस तरह के जो आक्रमणकारी भारत आते थे और अंग्रेजों में अंतर ये था, या यूरोपियंस में, कि यूरोपियंस यहां से मुनाफा लेके अपने देश चले जाते थे, और जो आक्रमणकारी आते थे वो भारत में ही रह जाते थे, जैसे मुगल हों, उसके पहले तुर्क हों, या कोई भी, ज्यादातर कुछ लूटपाट करके भाग भी जाते थे,